हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से हमारा जैसा कि सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में स्टार्ट किया था। जैसा हमने पढ़ा था कि कोई भी सॉल्यूशन की यूटिलिटी है वो उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, और कंपोजिशन को हम उसके कंसंट्रेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने वेरियस यूनिट्स आपको बताई थी कि हाउ द कंसंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में मैंने एक तो आपको वेट बाई वेट परसेंटेज के बारे में बता दिया था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और एक पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज। इनके बारे में विद न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अब आज जो अभी हम देखेंगे इनमें बाकी जो बची यूनिट्स क्या क्या हैं, एक तो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात कर रहे थे, एक बात करेंगे अपन मोल फ्रैक्शन की, मोलैरिटी, जिसमें अपन मोल फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया था एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से। फिर एक अपन कह रहे थे अपन मोलैलिटी, इसको अपन स्मॉल एम से लिखते हैं, और एक अपन बात कर रहे थे नॉर्मेलिटी, ठीक है, इसको अपन कैपिटल एन से लिखते हैं। तो वन बाई वन करके जहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन न्यूमेरिकल भी एक एक साथ में समझते चलेंगे, जिससे हमें ये भी रह गया कि किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन इन पर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। सबसे पहले अपन देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है आपके मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस 1 लीटर पर मिलीलीटर में कितने मिलीग्राम डिसॉल्व है, ग्राम नहीं, ग्राम पर लीटर डिफरेंट चीज़ है। ये आपके क्या हो गया मिलीग्राम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन हैविंग द सब्सटेंस मिलीग्राम पर लीटर आल्सो नोन एज पीपीएम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीग्राम पर लीटर आल्सो नोन एज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 10 to the power 6 parts of solution। पीपीएम को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूट के पार्ट 10 to the power 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों ही तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो मेजर चीज़ आपको समझनी है वो अपने को समझनी है, मैक्सिमम ज़्यादातर आपके क्या काम आती हैं, ये 4 यूनिट्स आपके काम आती हैं, ठीक है। तो वैसे तो 11th में आपका जो चैप्टर था ना फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपने पढ़ा था मोल्स के बारे में पढ़ा, और साथ ही ये यूनिट्स भी पढ़ी थी। तो पता है आपको मोल्स कैसे निकालते हैं। इनको समझने से पहले हमें सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, और उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, उस सब्सटेंस का मोलर मास, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा ये 2-3 चीज़ हम अपन समझ लेते हैं कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास केवल ऐसा नहीं है कि हम मॉलिक्यूल के मास को ही मोलर मास कहते हैं।
मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। अब 1 मोल मास है, मास ऑफ 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला मास कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले अपन डेफिनेशन लिख लें, समझ लें इसको। तो मोलर मास क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है आपके, मोलर मास, पहली चीज, ठीक है ना। अब 1 मोल सब्सटेंस में आपके क्या है, कोई भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी आ सकता है और एटॉमिक मास भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा अपन देखें, फॉर्मूला मास भी आ सकता है, फॉर्मूला मास, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास भी आ सकता है, इक्विवेलेंट वेट भी आ सकता है इसमें, इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट, ये भी आपके आ सकता है ना। तो इसमें आपकी डिफरेंस क्या है, ये सब वैसे तो आप 11th में सब पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे आपको रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, एटॉमिक मास तो क्या हो गया, मास ऑफ एटम, तो वो भी तो सब्सटेंस ही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मास ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, वो भी आपका सब्सटेंस हो गया। फॉर्मूला मास, ये भी क्या होता है कि मास ऑफ फॉर्मूला। जनरली अगर देखा जाए तो इनमें फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है, ये आप देखें। जो फॉर्मूला मास है ना, it is the mass of, it is formula mass of a formula. It does not have the separate structure या separate molecular formula, यानी इसका सेपरेट मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होता। जनरली आपके जो होते हैं ना आयनिक, जो अपन बात करें, अगर अपन फार्मूला मास की बात करें तो फार्मूला मास क्या है, फार्मूला मास, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस। बाकी तो आप समझते हैं, दो चीज़ों में ही मेन डिफरेंस आता है, तो फार्मूला और इक्विवेलेंट वेट, ये मैं बता देता हूँ। बाकी का ये तो सिंपल है, एटॉमिक मास एटम का मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास हो गया, है ना। तो ये चीज़ डिफरेंस अपन समझते हैं, फार्मूला मास और इक्विवेलेंट मास में क्या डिफरेंस है। तो फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, formula mass of any substance does not having discrete और separate, यानी इसका सेपरेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। does not having discrete और separate मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। देखो अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए अपन बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, ये हो गया आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इनका जो मास है वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड होता है। ये क्या है, दूसरे कलर में लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। अगर अपन देखें तो NaCl सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं होता है, डिस्क्रीट और सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा है
कि जो जैसे ईच सोडियम आयन है किससे 6 क्लोराइड माइनस आयन से सराउंड रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अपन देखें तो जो क्लोराइड आयन है वो क्या है 6 सोडियम आयन से सराउंड रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका सेपरेट फार्मूला नहीं है, यानी इनका सेपरेट फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स जिनका के सेपरेट डिस्क्रीट फार्मूला नहीं होता है उनका हम क्या निकालते हैं, फार्मूला मास निकालते हैं। और इनका जो मास है वो क्या कहलाएगा, फार्मूला मास कहलाएगा। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का अपन निकालें तो सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये कितना हो गया 58.5। तो 58.5 आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये क्या है फार्मूला मास है। समझ में आ गया। तो जो फार्मूला मास है वो किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। क्लियर। तो ये तो डिफरेंस हुआ किसमें, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में। अब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ने से पहले, क्योंकि जब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे ना तो दोनों में आपको इक्विवेलेंट वेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि मोलरिटी में तो अपन मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करते हैं और जबकि नॉर्मेलिटी में अपन क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में और बता देता हूँ, फिर अपन इस पर आएंगे, क्योंकि उसको नॉर्मेलिटी को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है। अब मोलर मास समझ में आ गया ना, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास और फार्मूला मास। अब ये तो आपने पढ़ाई होगा 11th में कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर और इसमें लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गए, कोई भी हो सकता है, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स या आइंस, कोई भी हो आपके, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एनी पार्टिकल। क्लियर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। किसके बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर। कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो फिक्स है, ठीक है। तो मोलर मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इक्विवेलेंट वेट बता देता हूँ, ये कई जगह बताते नहीं हैं और इसमें क्या रहता है, कन्फ्यूजन ही रहता है हमेशा। तो आगे पढ़ने से पहले अपन इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ये क्या होता है और किस तरह से अपन निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें, जैसे अभी हमने देखा, एक तो आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक अपन ने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
11th में अगर आपने प्रैक्टिकल किए हो, टाइटेशंस की हो, तो वहाँ पे देखा होगा कई जगह अपन इक्विवेलेंट वेट की बात होती है, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, मोलरिटी की बात करते हैं। तो अपने को इनको डिफाइन करने से पहले ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन किस तरह से निकालते हैं, ये तो अपन जानते ही हैं कि एटम्स हैं, तो एटम के लिए तो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा ना, और मॉलिक्यूल है तो उसके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। ये मैं यहाँ पर इन दो को ही लेके चलता हूँ। फॉर्मूला मास तो अपन ने देखा किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मास हो गया। अब अपन कैसे निकालते हैं, अपने पास कोई भी एटम है, उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, ठीक है। वैलेंसी क्या हो गई, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी की। और वैलेंसी हमेशा क्या होती है, होल नंबर में होती है, ना ही फ्रैक्शन में होगी, ना ही पॉजिटिव नेगेटिव होती है। ये तो आप अर्लियर 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि वैलेंसी इज ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है। न्यूट्रल होती है वैलेंसी, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी कभी जीरो नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपने को जैसे कोई एटम है या एटॉमिक सब्सटेंस है, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट। अगर अपन को निकालना है एटम के लिए तो क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ एटम, जिसके लिए अपन निकाल रहे हैं एलिमेंट, क्लियर, अपॉन वैलेंसी से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। मान लीजिए जैसे हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो अगर हम इनके देखें तो एटॉमिक मास क्या है, सोडियम का तो 23 है, ये क्या है हमारे एटॉमिक मास, मैं यहाँ लिख देता हूँ एटॉमिक मास, ठीक है। सोडियम के लिए कितना है 23, मैग्नीशियम का आप जानते हैं 24 और एल्यूमिनियम का 27, ये तो एटॉमिक मास हो गया। अब अगर हम इनके क्या निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट वेट, मान लिया हमें इनके निकालने क्या, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट भी वही मोलर मास के बराबर ही होगा, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और 1 मोल अपन बात करते हैं ना, ऐसे ही इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 मोल भी क्या कहलाएगा, मोलर मास ही कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसका देखिए एटॉमिक मास तो 23 हो गया, वैलेंसी क्या होगी इसकी, सोडियम की 1 होती है, वैलेंसी हमेशा मैंने बताया आपको किस में लेंगे, होल नंबर में लेंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, तो इसको आप करोगे तो क्या हो गया ये 23। तो सोडियम का एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होगा, सेम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही हो। अब जैसे मैग्नीशियम की बात करें अपन, तो इसका आपके एटॉमिक वेट तो कितना हुआ 24, वैलेंसी कितनी होती है 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई, कितना आ गया 12। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 12 होगा, समझ में आ गया। ऐसे ही मान लीजिए अपन एल्युमिनियम की बात करें तो एटॉमिक वेट तो कितना हुआ 27, अब वैलेंसी देखें इसकी कितनी है 3, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी 3 होती है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, कोई भी आप बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सीख रहे हो गए आप अर्लियर क्लासेस से 9th 10th से। तो अगर इसको आप देखोगे तो कितना हो गया है 9। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट तो कितना 27, बट इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 9 हो गया, इसका इक्विवेलेंट वेट 12 हो गया और इसका इक्विवेलेंट वेट 23 रहेगा। तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं
कोई भी एलिमेंट ले लें और उसके एटॉमिक वेट को अपन, एटॉमिक वेट कौन सा, एवरेज एटॉमिक वेट है, वो तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई एटम्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी यहाँ पर अपने जैसे एसिड बेस बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस की बात करते हैं। आपने 11th में चैप्टर भी पढ़ा होगा, 8वां चैप्टर आई थिंक आपका, रिडॉक्स अपक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। वैसे तो जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जानते हैं क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, गेनिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये सब किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। और इसके अपोजिट अपन देखें रिडक्शन क्या हो गया, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही एक ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर एसिड बेस है तो किस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और आपका कोई रिडॉक्स सब्सटेंस है तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, वो चीज़ और देख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और कंपटीशन के हिसाब से भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो अपन यहाँ पर ये तो बाद में ही लेंगे हम। तो अपन देख रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस, ठीक है, और एंड रिडॉक्स सब्सटेंसेस, रिडॉक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर पहले अपन एसिड और बेस का ले लेते हैं, ध्यान से आप समझते चलेंगे। मान लीजिए मैं पहले एसिड्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एसिड्स आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए HCl लिया, H2SO4 लिया, H3PO4 लिया, ठीक है। HCl H2SO4 का नाम तो आप जानते ही होंगे, H3PO4 का भी जानते होंगे, क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और ये तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर अपन देखें कि एसिड्स क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाता है, एसिड्स कहलाते हैं। और इस H+ आयन को कौन निकालते हैं, OH- आयन निकालते हैं, ठीक है, और वाटर बना लेते हैं। तो बेसिकली आपने दो टर्म सुनी होंगी, एसिडिटी और बेसिसिटी, वो टर्म यहाँ पर अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन किस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए आप, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन द एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। क्या हो गया, कैसे लिखेंगे आप, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड। ध्यान से इसको समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। ये एसिड की क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। अब अगर हमें एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है एसिड का तो क्या होगा फॉर्मूला, फिर मैं यहाँ निकाल के आपको बता दूंगा। क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास
क्योंकि अभी तो मॉलिक्यूल हो गया ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन, जैसे वहाँ हमने वैलेंसी से डिवाइड किया था, अब किससे डिवाइड करेंगे, बेसिसिटी अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। इनको आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले मिलते नहीं कई जगह। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब देखिए अपन इसके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे HCl के लिए निकालना है अपने को, तो हाइड्रोजन का तो 1 हो गया मास, क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया 36.5 हो गया ना। और इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 1, एक ही तो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे। यानी अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनेंगे, यानी 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36.5 अपॉन 36, तो यही तो आ गया ना सेम। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम होगा, किसके लिए, HCl के लिए। अब यदि हम किसके लिए बात करें, H2SO4 के लिए देखो बात करें, अपन H2SO4 को समझें। H2SO4 को समझें तो H2SO4 से अपने को क्या मिलेंगे, 2 H प्लस आयन मिलेंगे और सल्फेट आयन, यही तो मिलेगा। यानी कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए, 2 हो गए। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके लिए मान लीजिए अब अपन क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए 2 वेट तो किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। सल्फर का कितना होता है 32, और 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64 ही होगा ना। इनको आप सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 98। तो 98 तो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास। और अब इसको अपन बेसिसिटी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 49 इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अपन फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा, देखिए फॉस्फोरिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। मैं इसको मिटाल के इधर ही बता देता हूं आपको। देखिए फॉस्फोरिक एसिड के लिए निकालें अपन, यहाँ पर कॉपी करते जाइए इनको। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 3H प्लस आयन प्लस फॉस्फेट आयन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए इसमें, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी 3। अब इसका अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालें, 3 तो हाइड्रोजन का 3 हो गया मास, प्लस फास्फोरस का 31 होता है। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आएंगे ना, लर्न होते जाएंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन जैसे जैसे यूज करते हैं ना, ये अपने को लर्न हो जाते हैं, ठीक है। प्लस 64 आपका किसका हो गया, 4 ऑक्सीजन का हो गया। टोटल कर लीजिए 4 और 1 5 और 3 8, ठीक है। और क्या 98 ही आया मॉलिक्यूलर मास। और इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 3 से डिवाइड किया आपने, क्योंकि 3 बेसिसिटी है। क्या हो गया देखिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 6 जा 18, लगभग 32.7 आपका इसका जाएगा। देखिए सही है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 32.7 आपका इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इस तरह से एसिड के लिए अपन क्या निकाल सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट वेट्स निकाल सकते हैं। और जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एसिड में, वो क्या कहलाते हैं, उसके बेसिसिटी कहलाती है। अब मान लीजिए हम बेस के लिए देखें, तो सिमिलरली क्या होगा, बेस में क्या होंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होंगे, और वो उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। तो अपन इस सिमिलर देख लेते हैं, बेस के लिए भी फॉर्मूला इसी तरह से होगा,
ये मैं इधर मिटा ही देता हूँ, ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही अपने को देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अपन बात करते हैं बेस के लिए, ठीक है। बेस का मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपने उसमें लिए थे, हमने NaOH लिया, एक मान लीजिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और एक मान लीजिए अपन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, बेस हो गए। अगर यहाँ पर अपन देखें तो क्या बनता है, Na+ और OH- आयन। ये अपन देखेंगे तो क्या बनेगा, 2OH- आयन बनेंगे, और इसको आप देखोगे तो 3OH- आयन बनेंगे, ठीक है ना। तो इनमें आप देखो तो क्या है, इसमें तो 1OH- आयन हुआ रिप्लेसेबल, इसमें 2 और इसमें 3, क्लियर। तो जैसे अपन ने उसमें लिखा था उसी तरह से अपन इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन present in base is called its acidity। तो बेस की क्या होगी, एसिडिटी होगी। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। अब आराम से निकाल सकते हो आप सबके लिए, देखिए कैसे। मान लीजिए अपन देखें यहाँ पर तीनों ले लिए हमने, ठीक है। मैं इधर बता देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं, ये तो एल्युमिनियम की बात है, ये अपना क्या है NaOH, इधर बता रहा हूँ। NaOH का आप देखें तो 23 तो सोडियम का हो गया, 16 किसका हुआ, ऑक्सीजन का, 1 किसका हुआ, हाइड्रोजन का, टोटल कितना हुआ 40। ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। यह नंबर ऑफ OH- आयन 1 है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, 1 हो गई, तो 40 ही इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। समझ में आया। ऐसे ही मान लीजिए अपन यहाँ बात करें, ये किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो मैग्नीशियम का देखिए कितना होता है, 24 होता है मास, ये अपन आ चुका है पहले। अगर यहाँ अपन देखें तो ऑक्सीजन का तो कितना हुआ 16, और हाइड्रोजन का कितना हुआ 17, यानी +2 × 17, तो 2 है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 7 × 2 = 34, 34 और 24 कितना हुआ 58 होगा। देखिए 34 और 24 58 हो गया। तो ये तो क्या हुआ इसका मॉलिक्यूलर मास। अब आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट मास, तो कितना होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने 2, OH- आयन सॉरी, तो 2 से किया, यानी 29 इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अपन बात करें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, एल्युमिनियम का 27 प्लस OH का हमने देखा ही था 17 था, लेकिन यहाँ पर क्या 3 है, तो 3 × 17 कितना हुआ 17 3 = 51, ठीक है, 51 और 27 78 ही होगा। अब अपन इसको क्या करें, ये तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करेंगे 78/3, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है OH- आयन है, तो ये आप देखिए कितना हो गया 3 × 2 = 6, 1 बचा, 3 × 6 = 18, 26। तो इस तरह से आप बेस के लिए भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब हम
इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं रिडॉक्स सब्सटेंस के लिए। रिडॉक्स आप जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम पता करते हैं कि उसका किस तरह से आपके इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो अपना क्या है, इक्विवेलेंट वेट फॉर रिडॉक्स सब्सटेंस, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये आपने चीज़ पढ़ी होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए अपन जैसे ऊपर जाएं जब, तो क्या ये बढ़ रहा है, मान लीजिए, है ना, ये प्लस में है, ये मान लीजिए नीचे माइनस में, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये आप पढ़ा होगा आपने स्टार्टिंग में अर्लियर क्लासेस में, इधर से इधर जा रहे हैं आप, मान लीजिए -4 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो ये भी एक बढ़ रहा है, यानी माइनस में कम होना भी क्या होता है कि इंक्रीज होना होता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आपके इंक्रीज होता है तो ये तो कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट अपन देखें, अगर इसके अपोजिट देखें तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी मान लीजिए +4 से +3 हुआ या -1 से -2 हुआ, तो कम हो रहा है। तो जब आपके कम होता है ऑक्सीडेशन नंबर तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है, सभी ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर है, इनको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हम ऑक्सीडेशन के लिए देते हैं। और इसके अपोजिट अपन देखें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये अपन रिडक्शन के लिए देते हैं। तो ये तो अर्लियर क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है। तो अगर देखा जाए आपके, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। वेयर एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन हो गई। लेकिन जब भी कोई सब्सटेंस लेते हैं अपन, तो उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, चार्ज की बात नहीं कहते, न्यूमेरिकल चेंज ऑफ इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और वही चीज़ हम यहाँ पर लेते हैं। तो जब भी आपको किसी ऐसे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला है इसका, वो क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिडॉक्स सब्सटेंस। अपन ने रिडॉक्स लिखा क्योंकि रिडॉक्स का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक्चुअली इसका देखा जाए ना, आपकी चेंज इन क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल, साइन की बात नहीं करते हम कि पॉजिटिव में हो रहा है नेगेटिव में हो रहा है, ये अपनी क्या बात है, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द
न्यूमेरिकल चेंज, न्यूमेरिकल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ इसको कि किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। बाकी क्या आप अगर देखेंगे तो जो आपका 11th का चैप्टर है ना, रिडॉक्स चैप्टर 8 करके है, तो उसमें इस बारे में काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से निकालते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा एक सिंपल टाइट्रेशन अपन पढ़ते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की FAS के साथ में, है ना, और इसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखा होगा। तो अगर अपन एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, तो जब भी अपन FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका नाम क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसको अपन मोर सॉल्ट भी बोलते हैं, मोर सॉल्ट, ठीक है ना। इसका अपन रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में भी कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में भी कराते हैं। तो ये क्या एक आपके रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं, मैं रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ। जो फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, और ये 12H2 क्रिस्टलाइन वाटर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, किस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में। लेकिन बेसिकली जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पर मैग्नीज का और आयरन का क्यों होता है, ये अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। यहाँ पर अपन देखें तो अमोनियम का तो चेंज हो नहीं सकता, आयरन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। यहाँ पर एक इसमें है Fe+2 आयन फॉर्म में, फेरस सल्फेट बोला ना अपन ने, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और मैग्नीज का अपन देखें, पोटेशियम का चेंज होता ही नहीं है, फिक्स है +1, मैग्नीज का चेंजेबल होता है। तो यहाँ पर अगर अपन निकालें किसका, मैग्नीज का, तो अपन देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, पोटेशियम का तो +1, मान लीजिए अपन x मान लें मैग्नीज का, ये आपने 11th में सीखा होगा निकालना, ठीक है, माइनस, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। ऑक्सीजन पे एक में -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो गया, = 0। न्यूट्रल है तो 0 रख लिया अपन ने, और इसका आप निकालोगे तो क्या हो गया, +7 आ जाएगा, यानी +7 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हो गया किसका, मैग्नीज का इन पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम इसको रिएक्शन करते हैं इसके साथ में, तो आयरन से तो क्या बनता है, फेरस से तो फेरिक आयन बनता है, फेरस टू फेरिक, ठीक है, फेरिक आयन बनता है Fe+3। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी समझा था, ठीक है ना, जब हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या बनता है, मैग्नीज सल्फेट बनता है। इसमें रिएक्शंस आप इसकी 11th में पढ़ चुके हैं, मैं केवल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो +7, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, +2 हो गया, क्या हो गया, +2, ठीक है। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपके फेरस अमोनियम सल्फेट का आपके आता है 392.16, क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना हुआ, +2 से +3, यानी 1 का चेंज हुआ। तो इक्विवेलेंट वेट भी इसका कितना हो जाएगा, 392.16। तो फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास
सेम होता है। लेकिन अगर अपन पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो यहाँ पर अपन देखेंगे जनरली इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना पोटेशियम परमैंगनेट का कितना, करीब 158 के करीब होता है, 158 निकाल लेंगे अपन पोटेशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीज का रख, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 158 है। अब यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 से +2, यानी कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास तो कितना है, 158 है, और 5 से इसको अपन ने डिवाइड कर दिया क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है रिएक्शन में। कितना आएगा, ये 31.6 के आसपास आता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 31.6 हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम रिडॉक्स सब्सटेंस के लिए, एसिड बेस के लिए, एटम्स के लिए अपन इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। और ये भी अपना वही आएगा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, और वो भी क्या कहलाता है, आपके मोलर मास कहलाता है। अगर अपन मोलर मास में मॉलिक्यूलर मास की जगह अपन इक्विवेलेंट मास रखते हैं तो वो उससे क्या निकलती है, नॉर्मेलिटी निकलती है। अब कल मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो देखेंगे वो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले मोल निकालेंगे और फिर मोल से अपन क्या निकालेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, इनकी बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम साथ में करते चलेंगे इन पर बेस। आज इसमें यहीं तक, थोड़ा लंबा हो गया, आप इसको रिवाइज कर लिए, लेकिन अपन इसको बीच में नहीं छोड़ सकते थे, एक कंटिन्यूएशन में ज़रूरी था, इसलिए अपन ने इसको आज कंप्लीट किया। और इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालते हैं आपने मेनली सीखा इस वीडियो में। आज इसमें यहीं तक, रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।